Okay, class, welcome again. And we were continuing with a write-up of sexual and asexual reproduction. So let me recall it once again. हमने लिखा था asexual में only one parent is involved, sexual में it's biparental. उसके बाद हमने बात किया था sex organs are not found in the case of asexual and sexual में sex organs are found. फिर हमने बात किया था with regard to the gametes. No gametes are found in a sexual reproduction and gametes are found in sexual reproduction. Gametes की definition लिखी थी. Gametes are the specialized cells with half the total number of chromosome produced by meiosis. Produced by इतना सबने लिख लिया था. ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा. Zygote asexual में लिख रहे हैं. Zygote is not formed. Zygote is not formed. Asexual reproduction में zygote is not formed. Zygote क्या होता है? Any idea to anyone? हमने डिस्कस किया था. जो सेल हमारी फ्यूजन के बाद, या बेटर शब्द है फर्टिलाइजेशन के बाद बनती है, तो उसको हम कहते हैं जायगोट. जायगोट इज नॉट फॉर्म्ड असेक्सुअल में, और सेक्सुअल में लिखेंगे जायगोट इज फॉर्म्ड. जायगोट इज फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन. आफ्टर फर्टिलाइजेशन. आफ्टर फर्टिलाइजेशन. ठीक. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में लिखेंगे माइटोसिस इज इन्वॉल्व्ड. माइटोसिस सेल डिवीजन का नाम जो यहां पर इन्वॉल्व हो रहा है माइटोसिस. माइटोसिस इज इन्वॉल्व्ड. माइटोसिस इज इन्वॉल्व्ड. और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में लिखेंगे मियोसिस इज इन्वॉल्व्ड. मियोसिस इज इन्वॉल्व्ड. ठीक. चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे. अब अभी तक हमने क्या लिखा? रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन के टाइप. ठीक. अब एक नोट पॉइंट में लिखवाऊंगी. वेजिटेटिव प्रोपगेशन ऐसे नहीं लिखवा रही बिकॉज देयर इज नो नीड फॉर दैट. राइट. तो जो हमारे एनसीईआरटी के पॉइंट्स हैं हम बेसिकली उनको कवर अप कर रहे हैं. तो लिखिएगा. नोट हेडिंग बना लीजिए. रिप्रोडक्शन में नोट हेडिंग बना दीजिए. इसमें हम बताएंगे डिफरेंट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड डिफरेंट ऑर्गेनिज्म. क्या मैं आपको किंगडम्स के नाम लिखवाऊं या याद हो गए? किंगडम्स पढ़े थे कल. क्या क्या किंगडम्स के नाम थे? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया. देखो नेक्स्ट चैप्टर में तो डिटेल में आने ही वाला है, तो इसलिए देयर इज नो रिक्वायरमेंट कि हम यहाँ पर भी लिखें. तो यहाँ सिर्फ मैं आपको नाम लिखवा रही हूँ और मोड ऑफ रिप्रोडक्शन लिखवा रही हूँ. तो नोट पॉइंट में आप हेडिंग डालेंगे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स. मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स. इसमें भी हम इसी तरीके से इसमें भी हम इसी तरीके से दो कॉलम बना लेंगे. एक कॉलम में लिखेंगे ऑर्गेनिज्म और दूसरे कॉलम में लिखेंगे मोड. पहला ऑर्गेनिज्म का नाम लिखेंगे फंजाई. अब मुझे ये तो बताने की जरूरत नहीं है फंजाई कैसे होते हैं. अच्छा मुझे आप बता दीजिए कैसे होते हैं. यूनिसेलुलर नहीं होते. फंजाई बोलूंगी तो मल्टीसेलुलर, ईस्ट बोलूंगी तो यूनिसेलुलर. तो इट इज मल्टीसेलुलर यूकेरियोटिक. मल्टीसेलुलर और यूकेरियोटिक का मतलब हैविंग वेल डिफाइंड न्यूक्लियस. फंजाई मोड में लिखेंगे असेक्सुअल स्पोर. फंजाई मोड में लिखेंगे असेक्सुअल स्पोर. फंजाई एंड मोड में लिखेंगे असेक्सुअल स्पोर. नेक्स्ट लिखेंगे ईस्ट बडिंग. ईस्ट बडिंग. आप चाहें तो ईस्ट के ब्रैकेट में लिख सकते हैं यूनिसेलुलर. अगर आप चाहें तो. अगर आपको लगता है मुझे याद नहीं रहेगा तो आप लिख लीजिए ईस्ट के ब्रैकेट में यूनिसेलुलर. नेक्स्ट लिखेंगे हाइड्रा बडिंग. बडिंग दो बारी आ गया. ईस्ट बडिंग, हाइड्रा बडिंग. हाइड्रा के ब्रैकेट में लिख सकते हैं एनिमल, ताकि याद रहे जी एनिमेलिया को बिलोंग करता है.
ठीक है ना, हाइड्रा बड़े। नेक्स्ट लिखेंगे प्लेनेरिया, ब्रैकेट में फ्लैटवर्म। अब फ्लैटवर्म लिख दिया तो याद रहेगा ही एनिमल है, तो इसमें एनिमल लिखने की जरूरत नहीं है। प्लेनेरिया, फ्लैटवर्म, और मोड में लिखेंगे ट्रू रीजेनरेशन। प्लेनेरिया, फ्लैटवर्म, ब्रैकेट में लिखेंगे ट्रू रीजेनरेशन। ठीक, मोड में लिखा ट्रू रीजेनरेशन। अब नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म का नाम लिखेंगे फिलामेंटस एल्गे, filamentous algae and protonyma of mosses। filamentous algae लिख लिया, एंड अलग अलग है, आप चाहे तो अलग अलग भी लिख सकते हैं। मॉस क्या था हमारा, ब्रायोफाइटा, और फिलामेंटस एल्गी इज थैलोफाइटा। बताया था ना कल मैंने, थैलोफाइटा सिंपलेस्ट प्लांट, उसके बाद ब्रायोफाइटा, उसके बाद टेरिडोफाइटा, राइट। तो फिलामेंटस एल्गी एंड प्रोटोनिमा ऑफ मॉसेस, जहां पर वर्ड निमा आएगा मतलब थ्रेड लाइक, प्रोटो मींस प्रिमिटिव, तो फिलामेंटस एल्गी एंड प्रोटोनिमा ऑफ मॉसेस। इसमें लिखेंगे फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन। डन। अब हम उठाएंगे ब्लैक पेन और एक लाइन लिखेंगे, रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन is the unique feature, reproduction is the unique feature, not comma लगा के, not a perfect defining property, not a perfect defining property, not a perfect defining property, since many organisms do not reproduce. For example, mule worker bees, infertile human. For example, mule worker bees and infertile human. डन। चलिए जी नेक्स्ट हेडिंग पे आ जाते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, पहले सेल ऑर्गेनाइजेशन था ना, मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म। इसमें लिखिए it is the sum total of, it is the sum total of chemical reactions, it is the sum total of chemical reactions in living organism, it is the sum total of chemical reaction in living organism. It includes, इसी में लिख रहे हैं, it includes anabolism, it includes anabolism, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा formation reaction, formation reaction and catabolism, and catabolism, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा breakdown reaction, breakdown reaction, breakdown reaction। पैराग्राफ चेंज करके ब्लैक पेन उठा लीजिए। it is the defining feature, it is the defining feature because isolated reaction can occur, isolated reaction
can occur in vitro, but metabolic network doesn't exist there. But metabolic network does not exist there. THERE. Next, cellular organization. Cellular organization. Organisms are made up of basic unit of life. Organisms are made up of basic unit of life, that is the cell. It is the defining feature. It is the defining feature. ये ऑर्गेनाइजेशन में नहीं लिख पा रही हूँ बिकॉज आई नो दिस इज नोन टू यू, राइट? तो इसको मुझे बार बार लिखवाकर आपको रटाने की जरूरत नहीं है. दिस इज इन योर अंडरस्टैंडिंग फैशन एंड नाउ यू हैव द मेमोरी फॉर इट, राइट? हेडिंग डालेंगे कॉन्शियसनेस. कॉन्शियसनेस, CONSCIOUSNESS. डालिए हेडिंग. बोले बेटा. It is the ability of an organism. It is the ability of an organism. It is the ability of an organism to sense and react to environmental stimuli or cues. स्टिमुलाई या क्यूज एक ही बात आती है, तो कई बार वर्ड क्यूज आ जाता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए आप इसमें ऑब्लिक डाल के लिखेंगे. इट इज द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू सेंस एंड रिएक्ट टू एनवायरमेंटल स्टिमुलाई और cues full stop. It is the defining property. It is the defining property as all organisms are aware. और aware के आप aware वर्ड को apostrophe में कर लीजिएगा. As all organisms are aware. उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके एक लाइन लिखिएगा. Living organisms also have memory. That is sustained cellular response to transient stimulus. यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म सस्टेन करता है अपने रिस्पॉन्स को ऐसे स्टिमुलस को जो कि पहले उसने देखा हुआ. ठीक है, दैट इज सस्टेन्ड सेलुलर रिस्पॉन्स टू ट्रांजिएंट स्टिमुलस. सस्टेन्ड सेलुलर रिस्पॉन्स टू ट्रांजिएंट स्टिमुलस. ट्रांजिएंट मतलब ऐसा रिस्पॉन्स जो उसने देखा हुआ है, जिसको वो पहचानता है. जैसे कि मैंने आज आपको बताया लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है, फिर मैंने आपको बताया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की ये प्रॉपर्टी होती है. तो अगर कोई आपसे 2 साल के बाद वो पूछेगा तो आप भले ही बहुत ज्यादा ना बता पाओ, लेकिन आप कुछ तो 100% बता ही दोगे. दैट इज द मेमोरी. दैट इज द सस्टेन्ड रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस व्हिच हैव बीन गिवन टू यू अर्लियर. चलिए जी, सेंसेस आपको पता है. अब बस एक लाइन लिख लीजिए. Human is the only organism with self-consciousness.
अगर ब्लैक पेन में नहीं लिखा तो इसे अंडरलाइन कर लीजिएगा. Human being is the only organism with self consciousness. With self consciousness. अच्छा, हमारी एनसीईआरटी यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछती है, क्योंकि हम ऑलरेडी सारी प्रॉपर्टीज लिख चुके हैं जितने हमने बताई हैं. अब तो हमें नेक्स्ट पार्टी स्टार्ट करना है, बस एक आध लाइन और लिखने के बाद. तो हमसे हमारी एनसीईआरटी यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछती है. हमारी एनसीईआरटी कहती है कि अगर कोई इंडिविजुअल कोमा में चला गया, यानी कि ब्रेन डेड हो गया, तो आप उसे क्या कहोगे, लिविंग या नॉन लिविंग? कॉन्शियसनेस तो है नहीं. डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में तो ये भी आएगा ना, मतलब बाकी सारी प्रॉपर्टी है ट्रू, लेकिन अगर कोई मुझसे ये बोलता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म इज एन ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन मूव, तो मैं आपको पेन ड्रॉप करके दिखा देती हूँ और मैं आपसे ये बोलती हूँ पेन भी तो चल रहा है. लिविंग ऑर्गेनिज्म इज एन ऑर्गेनिज्म व्हिच रिक्वायर एनर्जी, तो हमने कार की बात की थी कि वो भी तो पेट्रोल लेकर चल रही है. तो खाली एक प्रॉपर्टी से अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म हुआ नहीं, तो अगर एक प्रॉपर्टी मिस हो गई तो हमें ये भी तो सोचना पड़ेगा कि अब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म हुआ कि नहीं, क्योंकि लिविंग तो वो है ना जिसके पास में क्लबिंग है इन सारी प्रॉपर्टी की. तो सारी प्रॉपर्टीज की क्लबिंग चाहिए. अगर एक भी मिस हो रही है तो देयर इज अ डाउट. और कॉन्शियसनेस तो वैसे भी मेन प्रॉपर्टी है, बिना कॉन्शियसनेस के आप उसे कैसे कहोगे? पहले तो थी, लेकिन अभी का क्या सिनेरियो कहूं, अब तो वो कोमा में है ना. ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और इसका आंसर ये है कि ना तो वो लिविंग है ना ही वो डेड है, क्योंकि चांसेस है कॉन्शियसनेस आ जाए और चांसेस है कॉन्शियसनेस नहीं आए. तो वी कैन नॉट कॉल हिम लिविंग एंड नीदर वी कैन कॉल हिम एज डेड. तो अगर कोई ब्रेन डेड पेशेंट है या फिर अगर कोई आपके पास में कोमा का पेशेंट है, तो उस कंडीशन में हम ये बोलते हैं कि दिस पर्टिकुलर पर्सन इज समवेयर इन बिटवीन लाइफ एंड डेथ. तो आप उसको ना तो लाइफ कहेंगे ना ही आप उसको डेड कहेंगे. गॉट इट? अब लिखिएगा लास्ट लाइन और कंक्लूडिंग लाइन. तो इसे ब्लैक पेन से लिख लीजिए या इसे कंक्लूजन लिख लीजिए. पहले वाले पार्ट का कंक्लूजन हेडिंग डाल सकते हैं या फिर लास्ट लाइन भी ऐसे भी करके ब्लैक पेन से भी लिख सकते हैं. लिखिएगा लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग comma evolving comma self-regulating and interactive system are interactive system. एक और लाइन लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके. biology is the story of evolution. Biology is the story of evolution of living organisms linked to one another by sharing genetic material. Biology is the story of living organisms linked to one another by sharing genetic material to varying degrees. फर्स्ट पार्ट डन. क्वेश्चंस हमने कल डिस्कस कर ही लिए थे. एक आध क्वेश्चन जिसके लिए मैंने आपको टाइम दिया था, आप उसे दोबारा देखिएगा. मैं उसे डीपीपी के साथ में डिस्कस करूंगी. ये वाले क्वेश्चंस भी लेंगे एक बार रिवीजन में और डीपीपी के क्वेश्चंस भी लेंगे हम साथ में ही. ठीक, आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर. लेकिन नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करने से पहले अब आपने समझ भी लिया, लिख भी लिया, एक बार पलट के देख लीजिए कहीं कोई डाउट. सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि जो हमारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो किसके बने हुए हैं? सेल के बने हुए हैं. एंड देन सेल इज द बेसिक यूनिट व्हिच गिव राइज टू द हायर लेवल ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी इंक्लूडिंग टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम एंड देन कम्स द ऑर्गेनिज्म. तो हमारी बेसिक यूनिट क्या होगी? सेल होगी. चाहे वो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, उसको बेसिक यूनिट क्या है? सेल है. राइट फ्रॉम प्रोकैरियोटिक अप टिल द यूकैरियोटिक अप टिल द मोस्ट एडवांस फॉर्म दैट इज ह्यूमंस.
cell is the defining property, presence of cell is the defining property, यानी any enclosed compartment having the protoplasm, ठीक, और even had the protoplasm, क्योंकि डेड सेल्स की भी हम बात करते हैं, that becomes, लेकिन फिर वो डेड हो जाता है, तो हम सीधा कहते हैं any compartment having protoplasm is the defining property of living organism. और कुछ और आपको और कोई कंफ्यूजन लग रहा हो? स्टार्ट करें, चलिए एक क्विक रिकैप के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक. तो हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्टेंस में आए कैसे, जो इतनी हमारे पास में वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स है वो आई कहां से. उसके बाद हमने पढ़ लिया कि प्रेजेंट और प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में क्या क्या फर्क है. प्रेजेंट एटमॉस्फेयर कैसा है? ऑक्सीडाइजिंग. प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर कैसा था? रिड्यूसिंग. जो रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था मेरा, उसके अंदर मेरे पास में क्या नहीं था? ऑक्सीजन का प्रेजेंस नहीं था, ठीक. और वो रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर इसीलिए रिड्यूसिंग था क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन नहीं था. ऑक्सीजन होता तो दैट मस्ट हैव कन्वर्टेड इनटू द प्रेजेंट एटमॉस्फेयर व्हिच इज द ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर. क्योंकि रिड्यूसिंग था इसलिए एवोल्यूशन हुई, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग है इसीलिए हम आज एग्जिस्ट कर पा रहे हैं. उसके बाद हमने बात की थी प्रोजेनोट्स थे, क्योंकि हमारे पहले प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स थे व्हिच हैव इवॉल्व्ड ऑन द प्लैनेट अर्थ. उसके बाद में हमने बात की थी यूनिक एंड डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म की, जिसके अंदर हमें पता है यूनिक प्रॉपर्टी बीइंग दी ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन एंड डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बीइंग दी मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्शियसनेस एंड एनीथिंग लेफ्ट? No. This concluded that living organisms are self-replicating, self-regulatory, evolving and interactive systems. Interactive क्यों? क्योंकि सारे के सारे components जो हैं आपस में interact करते हैं, तभी there is the presence of the living form which is existing. ठीक. उसके बाद हमने ये वाली प्रॉपर्टीज की तो हम बात कर ही चुके हैं जो एग्जिस्ट की थी. अभी देखेंगे प्रेजेंट टॉपिक क्या है. अब आज का टॉपिक ये कह रहा है कि आपने इतनी सारी डाइवर्सिटी बता दी कि बायोस्फीयर में रहती है, और आपने ये भी बता दिया ये कैसे आई, आपने ये भी बता दिया ये क्यों एग्जिस्ट कर रही है. अब तुम्हारे पास कितनी डाइवर्सिटी, कितने मिलियन से कितने मिलियन तक? इम्पॉसिबल टू स्टडी. तो स्टडी करने के लिए अब तरीका बिठाओ. जैसा कि मैंने आपको कल भी कहा था कि इफ आई टॉक अबाउट मेरठ, कितने स्टूडेंट्स हैं? इन्यूमरेबल. इफ आई गो टू द इंटरस्टेट, और ज्यादा. इफ आई गो टू द कंट्री, और ज्यादा. इफ आई गो अक्रॉस द बॉर्डर, तो पता ही नहीं कितने. तो इतने सारे स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए एक यूनिवर्सल सिस्टम बना दिया गया कि जिस स्टूडेंट से कहना वो तीनों में से एक बोर्ड अडॉप्ट करेगा, या तो यूपी बोर्ड, या सीबीएसई बोर्ड, या आईसीएसई बोर्ड, या फिर कैम्ब्रिज बोर्ड की भी बात कर देते हैं आप, तो आईबी बोर्ड, इंटरनेशनल बोर्ड, राइट. तो अब ये जो बोर्ड्स हैं ये एक ब्रॉडर कैटेगरी है. बोर्ड के बाद में किसकी बात करती हूँ बेटा? कौन से स्कूल में हो. अब अगर स्कूल की बात आ जाती है, अगर सपोजिंगली हम चेन ऑफ स्कूल्स की बात करें, बहुत सारे स्कूल्स की चेन एग्जिस्ट करती है, तो अगर किसी बच्चे ने उस वाले चेन का नाम ले दिया तो हमें आइडिया लग जाता है हाँ ये इस वाले स्कूल का है, तो ठीक है, ही विल बी इन सच काइंड ऑफ एनवायरनमेंट. फिर हम बात करते हैं स्कूल के बाद उसकी क्लास की, फिर बात करते हैं क्लास के बाद उसके सेक्शन के बाद हम बात करते हैं तुम्हारे फ्रेंड्स कौन है, उनके कैसे मार्क्स आते हैं, उनके बारे में भी तो बताओ. दैट मीन्स क्या कि अगर किसी भी बच्चे का डिस्क्रिप्शन लेना है तो मैं उससे यही वाले सवाल पूछूंगी. मेरे पास में कहीं से यूनिवर्सली कोई भी स्टूडेंट आ जाए, मैं उससे यही कहूंगी बेटा बोर्ड क्या है, फिर बेटा स्कूल कौन सा है, फिर बेटा क्लास कौन सी है, सेक्शन कौन सा है, और तुम कैसे स्टूडेंट हो, एवरेज, बिलो एवरेज, या फिर टॉपर. तो ये सारे क्वेश्चन करने पड़ेंगे तब मुझे आंसर मिलेगा. ऐसे ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स की भी कंडीशन है, हम उससे भी यही क्वेश्चन करेंगे. मतलब हम उसे कहेंगे आप कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करते हो, उसकी सब कैटेगरी क्या है, उसकी सब सब कैटेगरी क्या है, उसकी सब 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 कैटेगरी क्या है. कंफ्यूज्ड? शुड बी. वो आंसर ढूंढते हैं. तो आंसर ये है कि कैटेगरीज को बनाने के लिए हमें जरूरत है पहचान की, ठीक, और वो पहचान देगी हमें टेक्सोनॉमी. अभी इतनी सारी कैटेगरी मैम आप बोले जा रहे हो, पता नहीं कहाँ से कौन सी कैटेगरी की बात कर रहे हो, एक सब कैटेगरी कह रहे हो, फिर सब सब कह रहे हो, फिर सब 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 कह रहे हो. तो कैटेगरीज कैसे बनेंगी? ये कैटेगरीज बनेंगी बाय द हेल्प ऑफ अ ब्रांच नोन एज टेक्सोनॉमी. ये टेक्सोनॉमी हमारी बायोडाइवर्सिटी को डिवाइड करने वाली है, और फिर हम इसको डिवाइड करके देखेंगे कि वो कैटेगरीज कैसे बने जिससे हम अपने लिविंग वर्ल्ड को पहचान सकें. तो आर यू रेडी टू स्टडी टेक्सोनॉमी? श्योर? शैल वी बिगिन? यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं? स्टार्ट कर.
तो बायोडाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल पैराडाइज, कितने ऑर्गेनिजम्स नोन है? 1.7 से लेकर 1.8 मिलियन तक नोन है। तो लेट अस डिवाइड देम नाउ। अब इससे पहले कि हम इन्हें डिवाइड करें, ये साइंटिस्ट हैं हु हैज बीन द क्वेश्चन ऑफ नीट वेरी फ्रीक्वेंटली, अर्नेस्ट मेयर। तो हम इनके बारे में पहले थोड़ी सी बात करेंगे, फिर टेक्सोनॉमी पे मूव फॉरवर्ड करेंगे। देखिए जी, अर्नेस्ट मेयर जो है वो जर्मनी के साइंटिस्ट हैं एंड ही इज फ्रॉम कैंपटन, जर्मनी। He was born on 5th July 1904. दो ईयर ऑफ बर्थ तो बहुत ही ना के बराबर पूछा जाता है, बट स्टिल व्हाई नॉट टू नो हिम, राइट? तो 5 जुलाई 1904 में इनका बर्थ हुआ था इन कैंपटन, जर्मनी, एंड ही डाइड इन 2004 एट द एज ऑफ 100. He was 100 years old. इनको बोला जाता है डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, जानते हो आप डार्विन को? चार्ल्स डार्विन, नहीं सुना? ये सुना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट सुना है ना? ये जो शब्द था ये उन्होंने कहा था। इन्होंने कहा था कि जो फिट होगा वो तो रह जाएगा दुनिया में, जो फिट नहीं होगा वो चला जाएगा दुनिया से। ठीक है, इन्होंने ऐसे इस चीज को इस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बताया था कि डायनासोर जो है वो एक्सटिंक्ट हो गए। क्यों एक्सटिंक्ट हो गए? उनकी फिटनेस में इशू आ गया होगा कुछ विद रिस्पेक्ट टू एनीथिंग दैट कैन बी रिप्रोडक्टिव फिटनेस इवन। तो जो फिट होता है बस वही रहता है। ये सर डार्विन की थ्योरी थी, चार्ल्स डार्विन। ठीक, तो वो तो खैर हमारे पहली वाली सेंचुरी के थे, ये हमारी 20th सेंचुरी के चार्ल्स डार्विन कहलाते हैं। व्हाई? बिकॉज ही हैड वर्कड अ लॉट ऑन टेक्सोनॉमी, जो कि हमारा अभी प्रेजेंट टॉपिक है। उसके अलावा एवोल्यूशन पे भी काम किया है, जू ज्योग्राफी मतलब कहाँ पर रहते हैं हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑर्निथोलॉजी यानी बर्ड्स की स्टडी, सिस्टमैटिक्स वर्ड भी आएगा इसी चैप्टर पे, इन पे इन्होंने बहुत काम किया है। ठीक, और तो और इन्होंने जो करंटली एक्सेप्टेड डेफिनेशन है स्पीशी की, अभी स्पीशी क्या चीज होती है हम अभी पढ़ेंगे, वो भी दिया है। और ये इनके कुछ प्राइजेस के नाम, बेल्सन प्राइज इन 1983, इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी 1994। ठीक है, तो ही इज द मैन बिहाइंड knowing the taxonomy, not the father of taxonomy, he is the Darwin of 20th century. taxonomy की बात अभी आएगी, उनके फादर अलग है, उनका नाम। तो अभी हमने जाना है किनको? अर्नेस्ट मेयर सर को, जो कि 1904 में बॉर्न हुए थे एंड ही डाइड इन 2004 एट द एज ऑफ 100 इयर्स एंड ही इज द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। यहाँ बस आपको यही याद रखने की जरूरत है, डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी एंड ही वर्कड ऑन ऑर्निथोलॉजी, टेक्सोनॉमी, जू ज्योग्राफी, एवोल्यूशन एंड सिस्टमैटिक्स। अब इसमें आप ऑर्निथोलॉजी का मतलब होता है बर्ड की स्टडी, ठीक है। टेक्सोनॉमी हम अभी पढ़ेंगे, जू ज्योग्राफी मतलब एनिमल्स आर लाइंग इन विच ज्योग्राफिकल एरिया, एवोल्यूशन हिस्ट्री, सिस्टमैटिक्स ये भी अभी हम पढ़ेंगे, और स्पीशी ये भी अभी हम पढ़ेंगे। इसकी डेफिनेशन इन्होंने दी थी। क्लियर है? आगे चले। तो टेक्सोनॉमी की बात करते हैं। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अगर मुझे ग्रुपिज्म करना है तो मुझे पहचानना बहुत जरूरी है। तो टेक्सोनॉमी इज द साइंस विच इज डीलिंग विद आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म। आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या? आप कुछ जमीन पे चल रहा था, उसे मुझे पकड़ के ले आए, आपने मुझे बोला मैम ये क्या है, मैं कहूंगी इंसेक्ट। पहला यही आएगा मेरे दिमाग में, क्योंकि हम जमीन पे रेंगने वाले ऑर्गेनिज्म को रेप्टाइल कहते हैं, ठीक है। और उसके अलावा अगर मैं बोलूं कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो इंसेक्ट्स होते हैं, हमें पता है कि हमें कीड़े कैसे दिखते हैं। तो जैसे अगर आप उसे पकड़ के लाएंगे, सबसे पहले मैं उसे आइडेंटिफाई करूंगी, फिर मैं उसे करूंगी क्लासिफाई, कि अगर ये इंसेक्ट है तो अब मैं इसको कौन से वाले ग्रुप में डालूं, दैट इज क्लासिफिकेशन। जो हम ग्रुप बनाते हैं, जैसे कि अगर आप रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहां पर हमारे हाथ में मेन्यू आता है, मेन्यू में क्या लिखा होता है? नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, स्टार्टर्स, स्वीट डिशेस। तो क्या है वो? क्लासिफिकेशन है कि जिसने स्वीडिश खानी होगी वो सीधा स्वीडिश का मेन्यू पलटेगा और वहीं से मंगाएगा, ठीक है। जिसने स्टार्टर खाना होगा वो सिर्फ स्टार्टर देखेगा, जिसने दाल रोटी खानी होगी वो क्या ढूंढेगा? नॉर्थ इंडियन। जिसने डोसा खाना होगा वो साउथ इंडियन। तो इसे हम बोलते हैं कैटेगराइजेशन, क्लासिफिकेशन। जैसे कि मैंने बोर्ड्स में क्लासिफिकेशन किया था, बोर्ड में डिवीजन किया था, डिवीजन करने की प्रक्रिया को हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। और उसके बाद ऑब्वियसली नॉमेनक्लेचर के किस तरह से उसका नाम रखा जाए, जो चीज हमारे हाथ में आई है, ठीक है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं एक बार दोबारा से बताती हूँ, क्योंकि आई थिंक थोड़ा सा आपको ऐसा लग रहा है स्लो पेस जा रहा है, अभी आ जाएगा फास्ट पेस, ठीक। तो जरा ध्यान से सुनिएगा एक बार दोबारा से। हम बात कर रहे हैं किसकी? हम बात कर रहे हैं कि अब हमने समझ तो लिया लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है। अब इन लिविंग ऑर्गेनिज्म को पढ़ेंगे कैसे? उनको पढ़ने के लिए द ब्रांच ऑफ साइंस वुड बी
टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी में वील बी डीलिंग प्रिंसिपली विद थ्री थिंग्स। इसके अंदर मैं एक और चीज भी ऐड करूंगी, कैरेक्टराइजेशन। तो वील बी डीलिंग विद फोर थिंग्स। कैरेक्टराइजेशन का मतलब करेक्टर को देखा। करेक्टर का मतलब क्या? हाइट कैसी है? टॉल है। ठीक, आईज कैसी है? ग्रे है। ठीक, हेयर्स कैसे हैं? स्ट्रेट है। करेक्टर्स, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, करेक्टर जो हमें दिख रहे हैं। ठीक, कैरेक्टर देखा, आइडेंटिफाई किया, क्लासिफाई किया, नाम रख दिया। जब नाम रख देंगे तो उसको ग्रुप भी, क्लासिफाई के थ्रू हम उसको फिर ग्रुपिज्म भी दे देंगे। तो क्या क्या करने वाले हम टेक्सोनॉमी में? कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। रिपीट विद मी। नंबर 1 कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। नाउ लेट अस गो अहेड और इन सबको हम पढ़ेंगे। तो दीज आर द बेसिक प्रोसेसेस ऑफ टेक्सोनॉमी, जिसकी हम अभी बात कर चुके हैं। कैरेक्टर देखो, आइडेंटिफाई करो, क्लासिफाई करो, नॉमेनक्लेट कर दो। पहले नॉमेनक्लेट होगा फिर क्लासिफाई होगा, ठीक है ना? पहले नाम रखोगे ना, फिर क्लासिफिकेशन। चलिए देखिएगा, सबसे पहले बात कर रहे हैं हम कैरेक्टराइजेशन की। कैरेक्टराइजेशन में आप क्या क्या कैरेक्टर देखने वाले हैं? एक्सटर्नल इंटरनल फीचर, ओके, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, डेवलपमेंट प्रोसेस, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। कुछ समझे? हम बात कर रहे हैं कि हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म को जानना और पहचानना है। उसके लिए हमने बोला जी टेक्सोनॉमी का यूज कीजिए। टेक्सोनॉमी में क्या आता है? सबसे पहले आता है कैरेक्टराइजेशन, यानी कि आप उसके कैरेक्टर्स को रीड कर लीजिए। आप कैरेक्टर्स में क्या क्या रीड कर रहे हैं? एक्सटर्नली कैसा दिखा, इंटरनली कैसा दिखा, सेल कैसा दिखा, डेवलपमेंट प्रोसेस कैसा दिखा, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन कहाँ रहता है, उसके इकोसिस्टम का इंफॉर्मेशन। समझ में आई इतनी बात? फिर हमने उसकी सिमिलैरिटी और डिससिमिलैरिटी को कंपेयर कर लिया दूसरे ऑर्गेनिज्म से। कंपैरिजन से क्या फायदा मिलेगा अभी देखेंगे। तो क्या क्या किया कैरेक्टराइजेशन में? नंबर 1 स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, हो गया कैरेक्टराइजेशन। कैरेक्टराइजेशन में आपने क्या किया? नंबर 1 एक्सटर्नल फीचर, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 स्टडिंग सिमिलैरिटी एंड डिससिमिलैरिटी। तो पहले स्टेप पे आप जो मेरे पास में ऑर्गेनिज्म उठा के लेके आए हो, सपोजिंगली कुछ भी लाए हो, मैंने क्या किया? मैंने देखा वो एक्सटर्नली कैसे दिख रहा है, फिर मैंने देखा वो इंटरनली कैसे दिख रहा है, फिर मैंने देखा उसका सेल कैसा दिख रहा है, फिर मैंने देखा उसका डेवलपमेंट प्रोसेस क्या है, फिर मैंने देखा उसकी इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, और मैं कंपेयर करने लगी और ऑर्गेनिज्म से उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। इतनी बात में कोई डाउट? स्लो तो नहीं जा रहा? अब समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है? श्योर? चलें आगे। चलिए जी, ये चैप्टर थोड़ा सा इधर उधर जाता है, लेकिन थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं। आइडेंटिफिकेशन। अब हमने उस आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई इसके अंदर ये सब कुछ दिख रहा है, तो यानी कि ये कुछ इंसेक्ट के जैसा दिख रहा है, तो चलो इसको इंसेक्ट की तरह देखने की कोशिश करते हैं। आइडेंटिफिकेशन, जब हम उसको रीड कर लेंगे कैरेक्टर्स को, तो हमें समझ में आ जाएगा कि आइडेंटिफाई कर लिया। जैसे ही मैंने पूछा किसी स्टूडेंट से, दोबारा से उसी पे आ जाते हैं, कौन सा बोर्ड, कौन सा स्कूल, कौन सा क्लास, हमें समझ में आ गया कि ठीक है जी, ये वाला बच्चा जो है इसको इस तरीके से पढ़ाया जा सकता है, ये इस लेवल पे स्टैंड करता है। तो उसी तरह से हमने क्या कर लिया? करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, जिससे कि अब हम उसका नाम रख सकें। समझ में आई कुछ बात? पहले क्या किया? कैरेक्टराइजेशन। कैरेक्टराइजेशन में क्या देखा? नंबर 1 एक्सटर्नल फीचर, इंटरनल फीचर, cell structure, development process, ecological information, and then compared the similarity and dissimilarity so as to identify the organism. ठीक, चलिए जी। आइडेंटिफिकेशन में ज्यादा कुछ है नहीं, बस वो कैरेक्टराइजेशन से लिंक है कि कैरेक्टर पहचान लिया तो वो आइडेंटिफाई हो गया। समझ गए? उसी से ही लिंक है, वही है सब कुछ। तो आइडेंटिफिकेशन में बस एक ही स्टेटमेंट आती है, इट इज आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टर। क्या बोला मैंने? इट इज आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टर followed by nomenclature, followed by nomenclature। अब nomenclature करने के लिए हम क्या करेंगे? हम उसे क्लासिफाई करेंगे। क्लासिफाई का मतलब क्या है? क्लासिफाई का मतलब है हम उसको ग्रुप और सब ग्रुप में डिवाइड करेंगे, हम उसे कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। जैसे कि होटल के मेन्यू में नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, ठीक, और नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन में भी हम ऊपर क्या रखते हैं? दाल, फिर क्या लिखते हैं? सब्जी,
फिर क्या लिखते हैं, चपाती या ब्रेड्स, इसी तरह से होता है ना। तो हम उस ऑर्गेनिज्म को करेक्टराइज करके आइडेंटिफाई कर कर उसको उसकी कैटेगरी में पहुंचाने की कोशिश करते हैं। दिस आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजिंग, और आई शुड से grouping of organism into convenient category, which is known as taxa, is known as classification. What is classification? Grouping of organism into category, popularly known as taxa, is known as classification. कुछ नहीं किया, ऑर्गेनिज्म देखा, भाला, आइडेंटिफाई किया, उसके ग्रुप में डाल दिया, क्लासिफिकेशन। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं जितने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म 1.7 टू 1.8 मिलियन, जो कि सबसे ज्यादा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जिनमें से मिलती है, या यहाँ मैं आपको एक पॉइंट था जो मैं बताना चाहती थी तो अब बता रही हूँ, सबसे ज्यादा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मिलती है। कहाँ मिलती है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मिलती है। तो अब खैर वो तो अलग बात है। तो इतनी सारी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को मैं कैसे पढ़ूं, पढ़ने के लिए मैंने यूज की है टेक्सोनॉमी। व्हाट इज टेक्सोनॉमी? टेक्सोनॉमी इज बेस्ड ऑन 4 प्रोसेसेस। सबसे पहला कैरेक्टराइजेशन। क्या किया मैंने कैरेक्टराइजेशन में? External feature, internal feature, cell structure, development process, ecological information, followed by comparison of similarity and dissimilarity. ठीक, उसके बाद मैंने उसे कैरेक्टराइज से आइडेंटिफाई कर दिया, आइडेंटिफाई से क्लासिफाई कर दिया, यानी ग्रुपिंग इनटू कन्वीनियंट कैटेगरी, जिसको हम बोलते हैं टेक्सा। टेक्सा इज प्लूरल, टेक्सॉन इज सिंगुलर। समझ गए? चलें आगे। अब क्या करेंगे जी? कैटेगरी को बोलते हैं टेक्सा। अभी एक और शब्द भी आएगा टेक्सा से रिलेटेड, तो इसलिए फिलहाल बहुत अच्छे से याद कर लो, कैटेगरी को बोलते हैं टेक्सा। चले आगे। अब नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं। ये बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन बनता है, चाहे मैं आपके सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन की बात करूं, चाहे ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन की बात करूं, इस वाले क्वेश्चन के बगैर ये वाला चैप्टर पूरा नहीं होता, तो इसलिए इसे बहुत ध्यान से देखिएगा। देखो, नॉमेनक्लेचर करने के लिए हमारे पास में एक सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। ठीक, ये दिया था सर लिनियस ने। और ये जो बायनोमियल नॉमेनक्लेचर है, अगर मुझे बोटानिकल नेम रखने हैं तो इसके लिए मैं कुछ रूल्स फॉलो करती हूँ इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नॉमेनक्लेचर के, यानी कि ये वाला नाम लिखने के लिए हमारे पास सेट ऑफ रूल है। और उन सेट ऑफ रूल को भी अगर मुझे प्लांट का नाम रखना है तो मैं इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नॉमेनक्लेचर से सपोर्ट कराऊंगी, और इन रूल्स को मैं सपोर्ट कराऊंगी अगर मुझे जूलॉजिकल नाम रखना है तो इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर से। दोबारा बता देते हैं, हम क्या लिखने की कोशिश कर रहे हैं अब? नाम। नाम लिखने के लिए मैंने कहा कौन सा सिस्टम यूज होता है? बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। बायनोमियल नॉमेनक्लेचर किसने दी थी? सर कैरोलस लिनियस ने दी थी। ये जो बायनोमियल नॉमेनक्लेचर के रूल है जो कि सर कैरोलस लिनियस ने दिए थे, ये यूनिवर्सल रूल्स ऑफ नेमिंग कहलाते हैं, जिससे कि हम स्टैंडर्डाइज नाम रख सकें। जिस भी चीज को हम लेके आए हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक स्टैंडर्ड नाम रख सकें। ठीक, उसमें भी अगर मुझे बोटानिकल नेम रखना है, बोटानिकल मतलब प्लांट का, तो मैं उसके अंदर रूल्स जो हैं वो ऐड ऑन करूंगी फ्रॉम इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नॉमेनक्लेचर ICBN। और अगर मुझे जूलॉजिकल नाम रखना है तो मैं रूल्स ऐड करूंगी फ्रॉम इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। तो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? नाम रखने की कोशिश कर रहे हैं। यूनिवर्सली हम जो नाम रखेंगे दैट वुड बी बेस्ड ऑन व्हाट? बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। दैट वुड बी बेस्ड ऑन बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। जो है वो किसने दिया था? कैरोलस लिनियस ने दिया था। और अगर मुझे उसमें भी बोटानिकल नेम रखने हैं तो मैं किसका एजेंसी को फॉलो करूंगी? इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नॉमेनक्लेचर। जूलॉजिकल नाम रखना है तो इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। इनकी फुल फॉर्म्स बहुत पूछी जाती हैं। ICBN इज इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नॉमेनक्लेचर, ICZN इज इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, एंड दिस बायनोमियल नॉमेनक्लेचर वाज गिवन बाय कैरोलस लिनियस। ठीक, दैट्स इट। अब यहां पर इससे पहले मैं आपको नाम रखना सिखाऊं, उससे पहले मैं क्लासिफिकेशन की कैटेगरीज डिस्कस करूंगी। लेकिन उन कैटेगरीज पे पहुंचने से पहले नाम क्यों रखूं, क्यों करूं यूनिवर्सल रूल फॉलो? मैं पकड़ के लेके आई हूं लिविंग ऑर्गेनिज्म को, मैंने डिस्कवर किया है, मेरी मर्जी मैं उसका नाम मोनू रखूं या सोनू, है कि नहीं?
है ना। अब तुम्हारे पेरेंट्स की मर्जी है ना तुम्हारा क्या नाम रखना है। अब अगर तुम्हें कोई इंटरनेशनल एजेंसी एस्टैब्लिश हो जाए और वो बोले जिस भी कपल के चाइल्ड बॉर्न होगा वो पहले मुझसे कॉल करके पूछेगा नाम कैसे लिखना है, अच्छा लगेगा क्या? तो फिर क्यों रखे हैं नाम, और वो भी स्टैंडर्डाइज नाम। हाँ सही बात है, वो अच्छी बात है। अगर क्या नाम है इंडिया में मैंने कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म खोजा है, मैं उसका नाम रखूंगी मोनू, सोनू, रिया, प्रतीक्षा, प्रियंका, है ना, जो भी मैंने खोजा है। और जो अगर बाहर के देश में मिला वो एंड्रयू रखेंगे, और क्या रखेंगे, सूजी रखेंगे। तो पता चलेगा एकदम से, नाम से ही पता चल जाएगा ये तो भाई इंडिया का प्राणी है या फिर ये कहीं बाहर खोजा गया प्राणी है। तो फिर क्यों फॉलो करें इंटरनेशनल। अब हुआ क्या, छवि ने की क्लास में शैतानी, और छवि को घर पे मम्मी बुलाती है गुड़िया। अब मम्मी का फोन आया कि मैम गुड़िया कैसे चल रही है, कौन गुड़िया। फिर छवि ने शैतानी की, अब मैंने सोचा मैं भी इसके घर पे फोन मिला दूं। फोन करके बोला हेलो आप छवि के घर से, कौन छवि। बहुत कंफ्यूजन है, क्या करें। अब छवि के बारे में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज ही नहीं हो पा रही है, हमारे लिए तो ये छवि है, घर वालों के लिए गुड़िया है, और फ्रेंड्स के लिए शायद इसका नाम कुछ और है। तो अब छवि के ऊपर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज अगर करनी है तो हम तो फंस गए, हमारे बस के नहीं है इसके ऊपर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करना। लेकिन अगर छवि को मैं यहाँ भी छवि बुलाती हूँ, घर पर भी छवि बुलाती हूँ, और ये कहीं भी चली जाए दुनिया में, इसको हम क्या बुलाते हैं, छवि। अब इसके ऊपर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करना आसान है। ये गई बहुत बड़ी डॉक्टर बन गई, हमें पता चला छवि डॉक्टर बन गई है। छवि, हाँ शी इज माई स्टूडेंट, आई एम सो प्राउड। मतलब क्या, मतलब जब उसका एक नाम था तो इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करनी आसान थी। अब क्या होगा, अगर कोई, मैंने यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म ढूंढा क्योंकि बायोडाइवर्सिटी तो बहुत सारी है, और मैंने उसका नाम रख दिया एक्स, और मैंने अमेरिका में कॉल करके बोला कि मुझे एक्स के ऊपर इन्फॉर्मेशन चाहिए, या मैंने एक्स की डिस्कवरी की है, तो अमेरिका कहेगा एक एक्स तो हमारे यहाँ भी है, आपका कोई अलग है क्या। फिर मैंने लंदन कॉल कर दिया, जी आपका क्या हाल चाल है एक्स के बारे में, कौन एक्स मैडम, बहुत कंफ्यूजन। तो इसीलिए यूनिवर्सल नाम दिए गए कि नाम रखने का तरीका यही होगा जो बता दिया है, उसके अलावा कोई नहीं होगा। लेकिन क्या होगा उसकी बात हम करेंगे क्लासिफिकेशन के बाद, क्योंकि उसके लिए मुझे क्लासिफिकेशन के दो शब्दों की जरूरत है। ठीक, तो इसीलिए हमने यूनिवर्सल पैटर्न ऑप्ट किया है, बायनोमियल नॉमेनक्लेचर, क्योंकि अगर नाम अलग अलग हो जाते तो उनपे ना तो इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज पॉसिबल थी, और हो सकता है जो चीज मैंने यहाँ डिस्कवर कर दी हो वही कोई डिस्कवरी अमेरिका में करके बैठा है, वही कोई डिस्कवरी चाइना में करके बैठा है, पता चला एक ही चीज चार चार बार डिस्कवर हो रही है, हमारे पास कोई एस्टिमेट ही नहीं है, कोई रिकॉर्ड ही नहीं है कि चल क्या रहा है। तो इसीलिए इसके लिए नेशनल एजेंसी है। अब ह्यूमन बींग्स के लिए क्यों नहीं है, क्योंकि पता है ह्यूमन बींग की स्पीशी तो एक ही है ना, नाम तो ह्यूमन बींग ही लिखा गया है ना, होमो सेपियन सेपियन, वर्ड सुना है, सुना है, ये हमारा मॉडर्न ह्यूमन है। तो मॉडर्न ह्यूमन को हम भी होमो सेपियन सेपियन ही बुलाते हैं, और यूएसए वाले भी यही बुलाते हैं, चाइना वाले भी यही बुलाते हैं, यूनिवर्स से बाहर अगर चले गए वहां पर भी लाइफ आ गई तो वो भी यही बुलाएंगे, क्योंकि हमें इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए सिस्टम हम डेवलप कर चुके हैं यूनिवर्सल लेवल पे, दैट इज बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। चले आगे। तो बायनोमियल नॉमेनक्लेचर डिस्कस करने से पहले अभी मैं कैरलस लिनियस सर को थोड़ी देर के लिए स्किप कर रही हूँ, शायद इनका नंबर अभी कल आएगा। अभी हम पहले टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज की बात करने वाले हैं, यानी कि क्लासिफिकेशन की कैटेगरीज की। क्या क्या लिखा है, इतनी कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं, ये सब हमारे टेक्सा हैं क्लासिफिकेशन के। मैम इनका मतलब दीज कैटेगरी आर हैविंग, सबसे पहले किंगडम, किंगडम है सबसे ब्रॉडर कैटेगरी, यानी कि यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, और स्पीशी है सबसे कॉमन कैटेगरी, यानी कि जो हमने फ्रेंड्स की बात की थी बच्चे की। ठीक, तो मुझे ये बताओ सबसे ज्यादा सिमिलर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म कहाँ मिलेगा, किंगडम में या स्पीशी में, स्पीशीज में। ठीक है ना, स्पीशीज में मिलेगा ना, क्योंकि हमने यहाँ सबसे क्लोजेस्ट ग्रुप को कंसिडर किया हुआ और यहाँ सबसे ब्रॉड ग्रुप। ठीक, अब हम क्या करेंगे, किंगडम से फाइलम में आएंगे तो हमें और कॉमन ऑर्गेनिज्म मिलेंगे, फाइलम से क्लास में आएंगे तो और कॉमन ऑर्गेनिज्म मिलेंगे, क्लास से ऑर्डर में और कॉमन, ऑर्डर से फैमिली में और कॉमन, जीनस में और कॉमन, और स्पीशीज में सबसे क्लोजली बाउंडेड। स्पीशीज इज द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म which can interbreed among themselves.
क्या बोला मैंने? स्पीशीज इज द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच कैन, इसकी हिंदी कौन बताएगा? रट्टा तो मारना ही नहीं किसी भी चीज का। इंटरब्रीडिंग मतलब रिप्रोड्यूस। वेरी गुड छवि, बहुत बढ़िया। तो यानी कि स्पीशी वो वाला ग्रुप है, इतना क्लोजली लिंक ग्रुप है स्पीशीज के जो ऑर्गेनिज्म आपस में रिप्रोड्यूस कर सकता है उसको हम स्पीशीज में डाल देते हैं, जैसे कि ह्यूमन बीइंग की स्पीशी, ठीक है ना, जैसे कि रैट, जैसे कि कैट, जैसे कि डॉग, जैसे कि स्नेक। जहां पर भी हमें दिखे कि एक जैसे ऑर्गेनिजम्स चलते हुए दिख रहे हैं जो रिप्रोड्यूस कर सके उसको हम स्पीशी कहते हैं। और जहां हमें बिल्कुल ही डाइवर्सिटी दिखे, पता ही नहीं कौन कहां किधर जा रहा है, जिनको लिंक करना सबसे ज्यादा इम्पॉसिबल है, द हायर द कैटेगरी द डिफिकल्ट वुड बी टू लिंक द ऑर्गेनिज्म, दैट इज किंगडम। द लोअर द कैटेगरी इजी वुड बी टू प्रोड्यूस द लिंकेजेस अमंग द ऑर्गेनिज्म। कैटेगरी समझ में है? ठीक। अब ये जो कैटेगरीज हैं इनको हम एक एक करके थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे, लेकिन उससे पहले ये याद कैसे रहेगा? किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशी। मैंने तो एकदम से बोल दिया, लेकिन तुम्हें भी तो मेमोराइज करना है। और अभी हमने बोला था मेमोराइजेशन क्या होता है? सस्टेन्ड रिस्पॉन्स टू ट्रांजिएंट स्टिमुलस। तो ट्रांजिएंट स्टिमुलस तैयार कर लें इसके लिए, जो कि वैसे तो इंपॉर्टेंट नहीं है, एनसीईआरटी में कहीं नहीं लिखा हुआ, मेरा खुद का पर्सनल फंडा है इसे याद रखने के लिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरे बच्चों को ये कैटेगरीज याद रहे। तो इसके लिए थोड़ी सी कोशिश कर रही हूँ मैं, बाकी आप देख लेना आपको याद हुआ नहीं हुआ। मिस्टर केपी इज हैविंग कफ। कफ बोल देती हूँ, उसे स्पेलिंग की तो गलती है, कोई बात नहीं, चलने दो। मिस्टर केपी इज हैविंग कफ। के स्टैंड्स फॉर किंगडम, पी स्टैंड्स